रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा इलेक्शन के पहले चरण के लिए अब सिर्फ 1 घंटा बचा है वोटिंग शुरू होने में। तो उठिए, नहाइए, चाय पीजिए और जाइए। और अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो साक्षी और एक बम्पर ऑफर है। पहले जो 50 वोटर होंगे हर पोलिंग बूथ पर, 2000 पोलिंग बूथ है, सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके लिए जाइए। एक और ऑफर है आपके लिए कि जो बेहतरीन सेल्फी लेगा और सोशल मीडिया पर जिसको सबसे बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। किसी भी काम के लिए जाइए, लेकिन वोट करने जाइए और फर्स्ट इंडिया के साथ लगातार बनी रहिए। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, और लगातार अपील भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के द्वारा यही की जा रही है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आज पहले फेज की वोटिंग है। 21 राज्यों की 102 सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आपका एक वोट कई मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उठिए और वोट करने जरूर जाइए, तैयार हो जाइए। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। आप पहुंचिए सबसे पहले और अपना मतदान कीजिए और अपनी सेल्फी जरूर अपलोड कीजिए। दूसरों को भी यहां पर प्रोत्साहित कीजिए और आगे वोट डालने के लिए आप। तो देखिए, सिंहासन आप देख रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। 2024 जिसका इंतजार था उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण की वोटिंग, और आज पहले चरण की वोटिंग में 102 सीटों पर मतदान होगा। 21 राज्यों की 102 सीटें हैं। राजस्थान की 12 सीटें बहुत महत्वपूर्ण, और कई सीटें इसमें ऐसी जिसमें टक्कर देखने को मिल रही है, टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे का वो समय जब वोटिंग शुरू होगी। शाम 6 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और महा कवरेज लगातार जारी। और विजेंद्र, लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं जनता से कि वोट कीजिए। और बिल्कुल, और फर्स्ट इंडिया कहता है कि खबर ही जीवन है। और खबर हमारे लिए आज ये है कि इलेक्शन की हर एक छोटी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाए। और महा कवरेज हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सबसे अनुभवी, सबसे विश्वसनीय टीम आपके लिए आज पोलिंग बूथ के बाहर होगी, नेताओं के साथ होगी, हम आपके साथ होंगे। और कोई भी एक ऐसी खबर नहीं छूटेगी, कोई भी एक ऐसी तस्वीर नहीं छूटेगी जो चुनाव से जुड़ी होगी और जो आपके लिए जरूरी होगी। और देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर वही कि लोकसभा चुनाव 2024 और 7 बजे से वोटिंग जब शुरू होगी तो कई वीआईपी ऐसे हैं जो सुबह सुबह पहले 1 घंटे के अंदर ही वोट करते हुए नजर आएंगे। किस राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग है। बीजेपी के लिए खास इसलिए क्योंकि 102 में से महज 40 सीटों पर वो जीती है, और वो अगर 400 प्लस करना चाहती है तो इस पहले फेज की सीटों पर उसे मजबूती से चुनाव लड़ना होगा, चुनाव को जीतना होगा। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अगर उसे रोकना चाहते हैं तो फिर उन्हें 40 का जो पिछली बार का आंकड़ा बीजेपी का है उसमें भी सेंधमारी करनी होगी, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी को अगर झटका लगता है तो इंडी गठबंधन मजबूत होगा, और दक्षिण में अगर इंडी गठबंधन को झटका लगता है तो फिर साक्षी बीजेपी मजबूत होगी। और 400 प्लस का आंकड़ा इन्हीं 2 समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, अगर राजस्थान की बात की जाए तो कहा जाता है कि स्टेट मेक्स द नेशन, और इसी वजह से राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहे, मतदान हो रहा है आज, और इस बीच लोग क्या कुछ निर्णय लेते हैं ये फाइनल फैसला होगा। लेकिन उस बीच उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, महत्वपूर्ण राज्य, महत्वपूर्ण हॉट सीट जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो बता रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्रियों की रैलियां नहीं हुई हो। कारण यही है कि फोकस जनता के ऊपर और फोकस उन सीटों के ऊपर जिनको पिछली बार हारा था चुनावों में, और उसी के ऊपर फोकस करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है पॉलिटिकल पार्टी। और ऐसा नहीं है, देखिए राजस्थान की 12 सीटों पर बीजेपी कितनी सक्रियता के साथ प्रचार करती नजर आई, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी 5 बार आए हैं, गृह मंत्री 3 बार आए हैं, जेपी नड्डा आए हैं, राजनाथ सिंह आए हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, तमाम बड़े लीडर लगातार आए हैं। वोट की अपील करने के साथ वो बीजेपी को मजबूत करते नजर आए हैं। जबकि अगर कांग्रेस की तरफ से देखेंगे तो राहुल गांधी सिर्फ 1 बार आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार आए हैं। हालांकि उसके पीछे की एक सियासी रणनीति है। बीजेपी इस पूरे चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ लड़ना चाहती है, और कांग्रेस इस पूरे चुनाव को लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और वो चाहती है कि कैंडिडेट को देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर ना देखा जाए, क्योंकि उसको शायद लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ अगर कंपैरिजन होगा तो हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो। इसलिए वो लोकल लीडर के साथ ही चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी।
और विजेंद्र, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस बार बीजेपी एक तरीके से डबल बेनिफिट की सिचुएशन में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनावों में भी जीती, हालांकि पिछली बार विधानसभा चुनावों में हारी थी, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराते हुए और मैक्सिमम सीटों पर यहां पर कब्जा करते हुए ऑल इंडिया में नजर आई थी। लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा में ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है, तो एक और बेनिफिट है, नए चेहरों को मैदान में उतारा है, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, सीए को लाने का वादा हुआ, 3 तलाक को खत्म करने का मौका हुआ, या फिर ऐसे तमाम वायदे जो कि मैनिफेस्टो में डाले गए और उनको पूरा हुआ, तो फ्रंट फुट पे बीजेपी नजर आ रही है फिलहाल। साक्षी 370 उसको कैसे भूला जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर खूब गूंज हुई है जम्मू कश्मीर की, लेकिन पूरे देश भर की बात कर लेते हैं, क्योंकि 102 सीटों पर मतदान आज होना है। तो जरा ग्राफिक्स के साथ उन वीआईपी सीटों का जिक्र कर लेते हैं जहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए टॉप 25 सीटें, जहां वो कैंडिडेट हैं जो रिनाउंड फेस हैं अपनी अपनी पार्टियों की, जिनकी एक बड़ी लेगेसी है। तो जरा शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां इस बार बड़े चेहरे चुनावी मैदान में रहने वाले। पहला चेहरा देखिए, किरण रिजिजू, मोदी सरकार में मंत्री हैं, 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। उनके सामने नवाब तुकी है, अरुणाचल पश्चिम की सीट है। अगर वो जीतते हैं तो उनकी भी हैट्रिक लगेगी, मोदी सरकार की हैट्रिक में सहायता वो करते हुए नजर आएंगे। और अगर नवाब तुकी वहां पर सीटों के समीकरणों को बदलते हैं तो फिर एक बड़े चेहरे पर एक बड़ा डेंट होगा। बिल्कुल विजेंद्र, और किरण रिजिजू की अगर बात की जाए तो जनता के साथ में एक अलग उनका कनेक्ट रहा है, जनता के साथ में घुलना मिलना और कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार नॉर्थ ईस्ट पे खासा फोकस रखे हुए हैं, वहां के फेस्टिवल मनाना और वहां के रंग में रंग जाना जिसे हम कहते हैं, वो खुद प्रमोट करते हुए नजर आए। तो किरण रिजिजू एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। उस बीच अगली सीट भी आपको बता देते हैं वीरेंद्र, जोरहाट की सीट। बिल्कुल, जोरहाट की जो सीट है, तपेन कुमार गोगोई यहां पर बीजेपी की तरफ से हैं, गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से। दोनों बड़े चेहरे इसलिए क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री के बेटे हैं और दूसरी तरफ बड़े फेस हैं, और इसलिए गोगोई के बीच का मुकाबला किसी एक परिवार की लेगेसी को बढ़ाएगा और एक परिवार की लेगेसी पर 5 साल के लिए वीआरएस लगाता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ में अगली सीट भी आपको बता दें, तो टॉप 25 ऑल ओवर इंडिया की सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ की अगली सीट, उसमें कौन कौन उतरा है। बीजेपी की तरफ से यहां पर सर्बानंद सोनोवाल को उतारा गया है। अगेन एक बड़ा चेहरा, एक कद्दावर नेता, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने वाले नेता, जनता के साथ में कनेक्ट करने वाले नेता, और उसके साथ साथ में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने भी यहां पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। और यहां पर भी देखिए, मंत्री मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और उस तरीके के कैंडिडेट कि उनके ऊपर जनता भरोसा करती है, लेकिन इस बार कितना भरोसा करेगी ये जनता को ही तय करना है। लेकिन हाँ, ये सच है कि सर्बानंद सोनोवाल एक बड़े चेहरे हैं और वो चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी। हम टॉप 25 सीटें साक्षी बता रहे हैं जहां बड़े चेहरे, या हो सकता है कि 2029 में ना दिखाई दे अगर यहां वो हारते हैं, और हो सकता है और ज्यादा बड़े अपने स्टेट में हो अगर जीतते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली सीट का भी रुख कर लेते हैं कि अगली सीट कौन सी है। अगली सीट छिंदवाड़ा, विवेक बंटी साहू बीजेपी की तरफ से, नकुल नाथ कांग्रेस की तरफ से। और देखिए, नकुल नाथ कमलनाथ की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये वो सीट है जहां कांग्रेस लगातार जीतती आई है। लगातार का मतलब 9 बार तो उनके पिता ही चुनाव जीते हैं। उसके बाद जब उनके पिता मुख्यमंत्री बने तो बाई इलेक्शन हुए, नकुलनाथ जीते, एक बार फिर से नकुलनाथ मैदान में है। और यहां बीजेपी के लिए सेंधमारी करना हमेशा से मुश्किल रहा है, या कहें कि छिंदवाड़ा में छेद करना बीजेपी के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। विवेक बंटी साहू लगातार वहां चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको जीत हासिल इस सीट पर नहीं हो रही। लेकिन कई सारे राष्ट्रीय मुद्दे भी विजेंद्र इस बार ऐसे हैं जो कि बीजेपी के फेवर में पूरी लहर को ले जाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मोदी फैक्टर हो, हिंदुत्व फैक्टर, तमाम ऐसे फैक्टर। और रही बात परिवारवाद को आगे बढ़ाने की, तो ये ताना भी लगातार बीजेपी और तमाम दिग्गज नेता देते हुए नजर आया। अगली सीट के बारे में भी आपको बता देते, छिंदवाड़ा के बारे में हमने आपको बताया। मंडला सीट का जिक्र कर लेते हैं। लोकसभा सीट मंडला की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ पर मैदान में है, और साथ साथ में कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो ओमकार मराखाम को यहाँ पर उतारा गया है। और यहां पर भी फग्गन सिंह कुलस्ते का चेहरा जो है बड़ा चेहरा है, बीजेपी के रिनाउंड फेस में उनकी काउंटिंग होती है, और बाकायदा अपने स्टेट में बीजेपी के थिंक टैंक में वो शामिल होते हैं। ऐसे में उनके ऊपर दाव खेला गया है, एक लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। उनकी सियासत एक लंबी सियासत है, लेकिन जिस तरीके से साक्षी कह भी रही है कि इस बार के मुद्दे अलग हैं। हालांकि 2019 में भी जिस तरीके से एक स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक के बाद वो स्ट्राइक वोटर्स पर भी होती हुई नजर आई थी और परिणाम बदलते नजर आए थे। 2014 के परिणाम बहुत अलग थे। तो क्या रामनवमी जो पहले फेज से पहले हुई और जो सूर्यवंशी का सूर्य अभिषेक हुआ, क्या उसका असर भी यहां नजर आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
बिल्कुल, और इसी के साथ में तमाम सीटों के बारे में अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। मंडला सीट के बारे में आपको बताया, अगली सीट का भी रुख कर लेते हैं। अगली सीट नागपुर की सीट विजेंद्र, और ये बेहद रोचक है क्योंकि देखिए नागपुर को आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है, और हो सकता है हमारे बहुत से दर्शक ये ना भी जानते हो कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर नितिन गडकरी के 2014 से पहले के चुनाव को आप देखेंगे साक्षी, तो यहां कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी है, और ना सिर्फ लड़ी है बल्कि जीती है। तो नागपुर आरएसएस का गढ़ जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली गढ़ उसको आप कांग्रेस का कह सकते हैं। फिलहाल उसमें एक बड़ी सेंधमारी 10 साल से नितिन गडकरी ने की है, और नितिन गडकरी इस वक्त नागपुर का फेस है। तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। खुद की हैट्रिक लगाने की स्थिति में क्या वो रहेंगे, ये वहां की जनता को तय करना है। लेकिन हाँ, आरएसएस का गढ़ कांग्रेस का इतिहास बताता है कि उनका गढ़ रहा, वापस ले पाएंगे या नहीं, ये जनता को तय करना। बात करें नितिन गडकरी की, तो अपने कामों के बल पर वो लगातार जीतते आए हैं। उनके द्वारा इतनी ज्यादा रोड्स का डेवलपमेंट किया गया है, और अपने कार्य को लगातार वो गिनवाते हैं, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो दूसरी रोड्स हो, और गांव तक कनेक्टिविटी को पहुंचाना। और यही कारण है कि रास्ता जहां पर बनता है, तो वो रास्ता उन्होंने खुद बनाया है अपने लिए, सड़कें बनाते हुए। और इसीलिए नागपुर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और नितिन गडकरी खुद यहां से अब चुनाव एक बार फिर से लड़ते हुए नजर आए। रोड शो उनके द्वारा किए गए, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। तो ये था नागपुर सीट के बारे में हमने आपको बताया। अगली सीट का भी रुख कर लेते हैं। अगली कौन सी सीट है ये भी आपको बताते हैं। अगली सीट है चंद्रपुर की सीट, जहां पर से सुधीर मुंगेटीवार को मैदान में उतारा गया बीजेपी के द्वारा, और प्रतिभा धानोरकर को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में। और ये दोनों ही चेहरे बेहद खास हैं, और दोनों ही चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ किसी एक चेहरे की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। सुधीर मुंगेटीवार भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, और प्रतिभा धानोरकर परिवार के लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी बड़े चेहरे हैं। तो यहाँ जो भी हारेंगे उनको 5 साल जनता के बीच में जाकर और मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों का ही करियर खत्म नहीं हो रहा है इस चुनाव के साथ, ये तो तय है। लेकिन हाँ, जो जीतेंगे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो हारेंगे उनको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि जब हम 25 हॉट सीट्स दिखाते हैं, तो उसमें चंद्रपुर की सीट एक अहम सीट हो जाती है। आगे बढ़ते हुए अगली सीट के बारे में भी आपको बता दें, चेन्नई दक्षिण की सीट। अब साउथ के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से तमिलिसाई सुंदरराजन को मैदान में उतारा गया है। इनको लेकर बहुत ज्यादा बज़ भी क्रिएट हुआ था, फिर बीजेपी से इनको टिकट दिया गया, मैदान में उतरती हैं। वहीं इनके अगेंस्ट में कांग्रेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यहाँ पर मैदान में दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया है। और अगर दक्षिण की बात की जाए, तो 129 सीटें दक्षिण से आती हैं। बीजेपी केवल 29 सीटें जीतने में काबिज हुई थी पिछले लोकसभा चुनावों में, और यही कारण रहा है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम स्टार प्रचारक लाइन से दक्षिण के दौरे करते हुए नजर आए। और विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब राम मंदिर का रास्ता निकला, तो वो भी साउथ से होते हुए निकला था। एक सिंगोल बहुत ज्यादा चर्चाओं में आया था, उसका इतिहास भी साउथ से ही चलता है, और हमने प्रोग्राम भी किया था आपको समझाने के लिए कि क्यों साउथ की के जरिए ही आप 400 प्लस के ताले को खोल सकते हैं। क्योंकि ये वो स्टेट है जहां बीजेपी 0 है, और 0 से आगे बढ़ना है। और साउथ के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी ने लगातार मेहनत की बीते 5 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी ना जाने कितने दौरे कर चुके हैं, गृह मंत्री ने किस तरीके से संगठन को मजबूत किया है, जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, और जो वहां की मजबूत पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें सेंधमारी की कोशिश की है। लेकिन तमिलाची तंगापाडियन एक मजबूत कैंडिडेट है। तमिलिसाई के लिए यह मुकाबला आसान रहने वाला नहीं। बिल्कुल, तो ये चेन्नई दक्षिण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। कौन सी अगली सीट है ये भी आपको बता देते हैं। 25 हॉट सीटों के बारे में बात करें, नीलगिरी की सीट लोकसभा की, एल मुरुगन को मैदान में उतारा गया है। एक बड़े चेहरे, एक वरिष्ठ नेता ए राजा, उनके वर्सेस में यहाँ पर उतारे गए हैं विजेंद्र। और देखिए, एल मुरुगन अगर यहाँ जीतते हैं तो बीजेपी के लिए प्लस करेंगे। ए राजा की कंट्रोवर्सी आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बड़े चर्चाओं में रहे थे, चाहे वो स्पेक्ट्रम से जुड़े रहे और बाकी मुद्दों के अंदर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उनको लेकर काफी सवाल किए थे। हालांकि मामला सब जुडिशियल, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल, लेकिन फिर भी ए राजा एक मजबूत कैंडिडेट है, और ये क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मुकाबला है, कांग्रेस के साथ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि वहां इंडी गठबंधन के साथ मुकाबला है, क्योंकि साउथ के अंदर आप जाएंगे तो 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस वहां मजबूत आपको नजर नहीं आएगी। वहां की क्षेत्रीय पार्टी ही आपको मजबूत नजर आएगी, और बीजेपी को उसी में सेंधमारी करनी। और यही कारण है कि कांग्रेस फिलहाल कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लेना हुआ, इंडी गठबंधन का बनाना हुआ, एक बड़े चैलेंज के लिए आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है तमाम कोशिशों। मैं साक्षी इस पर इसलिए इत्तेफाक नहीं रखूंगा क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा है, कांग्रेस खुद को डुबो ही रही है शायद। राइट, क्योंकि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी, आप किसी का भी देखिए, टीएमसी कांग्रेस को कमजोर करके, इसके अलावा शरद पवार कांग्रेस को कमजोर करके, बिहार में आरजेडी कांग्रेस को कमजोर करके,
और वो जिस तरीके से अब राजस्थान में देखिए ना, 12 सीटों में से जिस तरीके से गठबंधन किया गया है, जिस तरीके से वो कवर दिया गया है, वहां जो कैंडिडेट जीतेंगे वो कांग्रेस के वोट बैंक के साथ ही जीतेंगे। तो कांग्रेस खुद को कमजोर करके मोदी सरकार को कमजोर करने की जिस रणनीति पर काम कर रही है, भविष्य में उसको इसका नुकसान होगा। और इंडी गठबंधन में भी फिलहाल कलह की कई सारी खबरें हमने दर्शकों को बताई थी कि इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो कहने को एक है, लेकिन अंदर जब हम जमीन पे आते हैं तो अलग अलग नजर आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए कोयम्बतूर की टिकट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अनमलाई को यहां से टिकट दी गई है, उनका नाम काफी चर्चाओं में आया चीजों को लेकर, और उसके साथ साथ में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से यहाँ पर